नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में बात कर लिया था, राष्ट्रपति से संबंधित उसके पावर्स के बारे में और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स थे उस आर्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग का जो क्लास का लेक्चर होगा, जो क्लास का सब्जेक्ट होगा, हम लोग यह देखेंगे आज के लेक्चर में कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे कि हम लोगों ने जो राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक किया है, क्या उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो आइए, जो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति से, यह क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस प्री एग्ज़ाम 2018। आईएएस प्री एग्ज़ाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में, तो निर्वाचन के संदर्भ में मीन्स कि इलेक्शन के संदर्भ में क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। तो आइए देखते हैं इलेक्शन से संबंधित वो कथन कौन कौन से हैं, कथन सही हैं या गलत हैं। आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रत्येक एमएलए का मतलब है मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली या राज्य की विधायिका या विधानसभाओं के जो मेंबर होते हैं उनको एमएलए बोला जाता है। तो एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक एमएलए या प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। पहला स्टेटमेंट ये दिया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। दो स्टेटमेंट दिया गया है। एक दिया गया है एक कि प्रत्येक एमएलए का वोट अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनका वैल्यू होता है, और दूसरा दे रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का वोट मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य के क्या होता है, बड़ा होता है या अधिक होता है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है कि प्रत्येक एमएलए का जो वोट का वैल्यू होता है वह वोट का वैल्यू या वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में क्या होता है, अलग अलग होता है, यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि लोकसभा के सदस्यों का वोट मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, तो यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अधिक नहीं होता बल्कि क्या होता है, इक्वली होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार स्टेटमेंट 1 सही है। अब आइए उसके आधार पर सही कथन, सही ऑप्शन का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। तो अगर आप आएंगे तो पहला स्टेटमेंट क्या था, सही था कि विधायक का जो वोट वैल्यू होता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। ये कह रहा है कि जब आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है या राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है किसी राज्य में, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए उस राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, फेल हो जाए, या उस राज्य में जो कार्यप्रणाली चल रहा हो, जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली चल रही हो, वह संविधान के नियमों के अनुरूप न चल रहा हो, तो वैसे संदर्भ में राष्ट्रपति का शासन वहाँ पे लगाया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत। अब क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि 356 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा
तो राज्यों के ऊपर क्या प्रभाव दिखाई देगा, क्या इम्पैक्ट दिखाई देगा, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर प्रभाव के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, क्या क्या इफेक्ट दिखाई देगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन कौन सा प्रभाव नहीं दिखाई देता या परिणाम आवश्यक नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है राज्य विधानसभा का विघटन, तो राज्य विधानसभा का विघटन नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, यह क्या होगा, तो यह अगर आप आएंगे तो राज्यसभा का विघटन शामिल आवश्यक नहीं है। उसके अलावा राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, तो हटाया जाना ये क्या होगा, शामिल होगा। जो स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसको क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्थानीय निकायों का विघटन, तो स्थानीय निकायों का, लोकल बॉडीज का विघटन या और राज्य विधानसभा का विघटन, यह 1 और 3 जो है इसके अंतर्गत आवश्यक नहीं है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट के होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर चुनेंगे तो ऑप्शन ए दिया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी दिया है 1 और 3। तो ऑप्शन ए में 1 और 2 दिया है तो 1 और 2 होगा नहीं, क्योंकि 2 तो उसमें क्या है, हटा दिया जाता है, और ये कह रहा है कि आवश्यक नहीं है, तो इस प्रकार ए नहीं होगा। बी में आएंगे तो बी में कह रहा है 1 और 3, तो 1 और 3 क्या होते हैं, उसमें शामिल नहीं होते। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही होगा। केवल 1 और 3 जो है जरूरी नहीं है कि यह राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा 356 के अंतर्गत की जाती है उसके अंतर्गत ये शामिल हों। तो इस प्रकार अगर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि भारत का राष्ट्रपति, यह भी क्वेश्चन IAS प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन, 356 का बात कर रहा है, 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है। तो 356 का प्रयोग करने के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए बनाया है उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती, बल्कि वहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, भंग किया जाता है। तो यह ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। यह ऑप्शन क्या है, सही है। जब 356 का प्रयोग राष्ट्रपति करता है तो राज्य विधानमंडल से संबंधित सभी अधिकार किसके पास आ जाते हैं, वह अधिकार किसके पास आ जाएंगे, तो वह अधिकार जो है संसद द्वारा जो व्यक्ति प्राधिकार किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, उसके पास वो सभी अधिकार क्या होंगे, आ जाएंगे। या ऐसा कहा जाए कि उस समय राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा या पार्लियामेंट के पास होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सी दिया है उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। ऑप्शन डी दिया है राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो राष्ट्रपति नहीं बनाता विधि, कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। तो सभी अधिकार किसके पास आ जाते हैं, संसद के पास आ सकते हैं, पार्लियामेंट के पास आ जाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था। तो अगर 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में आएंगे तो यूपीए का उम्मीदवार ऑप्शन दिया है ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी दिया है श्री गोपाल कृष्णा गांधी, ऑप्शन सी दिया है डॉक्टर करण सिंह, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में कोई नहीं। तो अगर आप आएंगे तो 2017 में जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यूपीए से कौन थे, तो यूपीए से राष्ट्रपति के उम्मीदवार थी मीरा कुमार। कौन थी, मीरा कुमार। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2018 में क्या किया गया है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद
गठन करने के लिए अधिकृत है। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव पावर्स या राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में अगर आप आएंगे तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में जो है इंट्रा स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन या इंट्रा स्टेट काउंसिल का गठन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इंट्रा स्टेट काउंसिल के बारे में जानकारी कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 263। तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है, इंट्रा स्टेट काउंसिल। और इंट्रा स्टेट काउंसिल को अपॉइंट कौन करता है? तो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंट्रा स्टेट काउंसिल का वर्क क्या है? इंट्रा स्टेट काउंसिल का वर्क यह है कि अगर दो राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो रहा है तो वैसे डिस्प्यूट के सॉल्यूशन के लिए कौन वर्क करेगा? इंट्रा स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद क्या होगा? वहाँ पे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए या सुलझाने के लिए क्या होगा? वहाँ पे प्रायोरिटी दिखाएगा। तो आर्टिकल 263 के अंतर्गत इंट्रा स्टेट काउंसिल के बारे में बताया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए दिया है पार्लियामेंट, ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी दिया है प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? इंट्रा स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करता है। और अपॉइंट जो करता है और इंट्रा स्टेट काउंसिल के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 263। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या किया था? बात किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है और ये कह रहा है संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार के बारे में बात कर रहा है जो नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता। तो चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता इसके सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आएगी। बी, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार। तो आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार भी जो है इसी के अंतर्गत आएगा। साक्षी के, ऑप्शन सी है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। तो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता जो है यह सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकार है। तो किसके पास है? तो यह अधिकार किसके पास है? किसी जाति को SC ST घोषित करना है तो वह जो है किसके पास है? तो यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2016 में क्या किया गया है? पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो हम लोगों ने क्लास में बात किया था कि कौन कौन से पद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किए जाते हैं या प्रेसिडेंट के प्लेजर पे पद धारण किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर पे कौन कौन से पद हैं जो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। इसको क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आएंगे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रसाद पर्यंत पद। तो अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद आएंगे तो प्रसाद पर्यंत पद के अंतर्गत कौन आता है?
इसके अंतर्गत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या AGI या जिसे बोलते हैं महान्यायवादी, तो महान्यायवादी का पद जो है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पे होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो स्टेट ऑफ गवर्नर या गवर्नर ऑफ स्टेट, तो गवर्नर ऑफ स्टेट भी जो होता है या राज्यों का जो राज्यपाल होता है वह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, उसके प्लेजर पे पद धारण करता है। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, तो ये जो मंत्री होते हैं, मंत्री भी जो मिनिस्टर होते हैं वह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो यह 3 ऐसे पद हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किए जाते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पे ये पद होते हैं। प्लेजर का मतलब क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के इच्छा पे डिपेंड करता है कि यह कब तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो अगर आप आएंगे तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत बात किए थे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। पहला ए ऑप्शन दिया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, तो कैग के बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है। तो 148 के अंतर्गत जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जो है नहीं होगा क्योंकि इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसको अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, लेकिन यह प्रसाद पर्यंत पद के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट आएंगे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के बारे में, तो स्पीकर भी जो है नहीं शामिल होता प्रसाद पर्यंत पद में। डी ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, महान्यायवादी पद के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको प्रसाद पर्यंत पद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार यह क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही होगा। यह क्वेश्चन 2016 UPPCS एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 3 ऐसे पद हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किए जाते हैं। पहला महान्यायवादी, दूसरा राज्यों के गवर्नर और तीसरा जो है कौन है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 RO ARO UP एग्जाम में पूछा गया है 2013 में। क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, तो भारतीय गणतंत्र या इंडियन रिपब्लिकन का कौन प्रमुख है, हेड कौन है। तो अगर आप आएंगे तो ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। तो अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए होगा भारत का राष्ट्रपति। हम लोगों ने बात किया था कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह हेड ऑफ कंट्री होता है या राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, राज्य का प्रमुख होता है। तो अगर आप आएंगे तो यह जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, हेड ऑफ कंट्री या भारत का प्रमुख कौन होता है, भारत गणतंत्रीय व्यवस्था का, रिपब्लिकन व्यवस्था का, तो भारत का राष्ट्रपति होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कथन और कारण के क्वेश्चन है। कथन कर रहा है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। तो अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने बात किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम में। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस था, डिफरेंस यही था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संदर्भ में हम लोगों ने बात किया था कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वह क्या होता है, उसको इलेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा इलेक्ट होता है। लेकिन जबकि जो ब्रिटेन का राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट पद होता है वह महारानी या महाराजा होता है, वह आनुवंशिक होता है, उसका इलेक्शन नहीं होता। यही अंतर दिखाई देता है। भारत की व्यवस्था में आएंगे तो भारत की व्यवस्था चूँकि यहाँ का हेड ऑफ कंट्री जो होता है उसका इलेक्शन कराया जाता है,
इसलिए भारतीय व्यवस्था को रिपब्लिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, जबकि वहाँ की व्यवस्था को रिपब्लिकन सिस्टम नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या हेड ऑफ कंट्री का इलेक्शन नहीं होता। तो अगर आप आएंगे तो कारण कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ब्रिटिश राजा से भिन्न है, तो कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भिन्न है, वहाँ पे भी क्या है, भिन्न है। कारण, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो अगर आप आएंगे तो इस प्रकार आएंगे तो कारण क्या होगा, गलत होगा। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता। तो अगर आप आएंगे ए सही है, आर गलत है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है, लेकिन बी क्या है, गलत है। वह जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के समान इंडिया का राष्ट्रपति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारतीय संविधान में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। आपको याद होगा हम लोगों ने आर्टिकल 53 पढ़ा था, और आर्टिकल 53 में क्या बताया गया था कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर किसमें निहित है, तो यह जो है राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इस प्रकार यह बात आर्टिकल 53 में हम लोगों ने बात किया था। तो क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 तो किसमें निहित है, यह बात जो है राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये देखिए हम लोगों ने बात किया अनुच्छेद 53, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में निहित है। यह क्वेश्चन 2010 में यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में पूछा गया है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी में अनुच्छेद 53 लिखा है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 और ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में आएंगे तो अनुच्छेद 51 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, डीपीएसपी के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं संधि के बारे में बात करता है। उसके अलावा 52 में आएंगे तो बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में आएंगे तो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में होगी। 54 में अगर आप आएंगे डी ऑप्शन, तो 54 में क्या बताया गया है, 54 में बताया गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम बनाया गया है, निर्वाचक मंडल बनाया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत क्या बताया गया है, कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कथन और कारण से संबंधित है। कथन कह रहा है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। तो संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, सही है, ये आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। उसके अलावा कारण, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट दिया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कथन सही होगा, कारण गलत होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही होगा। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन कर रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ये देखिए आर्टिकल 53 के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव पावर है वह किसमें वेस्टेड है, किसमें शामिल है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में शामिल है। कारण कह रहा है कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो अगर एक प्रकार से देखें तो जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह सरकार के द्वारा जो भी वेलफेयर स्कीम चलाए जाते हैं, जो भी लेजिस्लेटिव के द्वारा रूल बनाए जाते हैं, वह सभी कार्य को इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। तो अगर आप आएंगे तो इस प्रकार यह ऑप्शन क्या होगा, व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो यह ऑप्शन भी क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कथन और कारण दोनों सही है, और कथन का कारण जो है सही तरीके से क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार
इसका व्याख्या भी हो रहा है, कथन कारण दोनों सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कह रहा है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है। तो वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, कहने का मतलब क्या है, हेड ऑफ कंट्री कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के सभी कार्य, संधि समझौते हो गए या किसी भी प्रकार का कार्य वह राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में करता कौन है, पीएम के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति में जो है नॉमिनल पावर है, और उसके अलावा अगर आप आएंगे रियल पावर किसमें है, पीएम में रियल पावर इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार यह शब्द किसके लिए सही सुइटेबल है, तो यह पद जो है भारत के राष्ट्रपति के लिए सही बताया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कथन और कारण से संबंधित है। कथन कह रहा है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। तो यह बात क्या है, राष्ट्रपति में निहित है। आपने बताया है कि सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है डिफेंस का सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो ये कथन क्या होगा, सही होगा। कारण पे आते हैं, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कारण क्या है, गलत है, सिर्फ ए सही है, कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है और आर गलत है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2005 और 2010 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोगों ने बात किया है कि निर्वाचन कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके का मतलब यह है कि जनता उन चुनाव में डायरेक्ट भागीदारी नहीं निभाती, प्रत्यक्ष तरीके से वोट नहीं करते, बल्कि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के रिप्रेजेंटेटर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव में जिसे एमएलए बोलते हैं और पार्लियामेंट में जिसे एमपी बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम बनाया जाता है या निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में जो है बोथ हाउसेज के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो लोग भाग लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। यूटी में अगर आप आएंगे तो दिल्ली और पौंडीचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भाग लेते हैं। और करंट में अगर आप आएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर जो पहले राष्ट्रपति के इलेक्शन में स्टेट के रूप में शामिल होता था, अब वह यूटी के रूप में क्या होगा, शामिल होगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन ए दिया है प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं होता, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा या इनडायरेक्ट सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी सही होगा। यह क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1996 में पूछा गया है और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1998 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अगर चुने जाते हैं तो ऑप्शन ए दिया है केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि जो है राज्यसभा के केवल सदस्य नहीं शामिल होते, तो इस प्रकार ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन बी केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, यह भी गलत होगा। ऑप्शन सी केवल राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्य द्वारा, यह भी गलत होगा। ऑप्शन डी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यह ऑप्शन इन सभी ऑप्शन से क्या है, ज़्यादा सही है।
लेकिन अगर इसमें जो है यूटी में दिल्ली और पौंडीचेरी को भी शामिल कर देता तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होता। तो दिल्ली और पौंडीचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट के जो बोथ हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ये सभी राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वोटिंग करते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं। तो यह कह रहा है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से लोग हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के मेंबर होते हैं या निर्वाचक मंडल के मेंबर होते हैं या सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं होते, ऑल मेंबर नहीं होते। अगर मेंबर में आएंगे तो 2 टाइप के मेंबर होते हैं, एक इलेक्टेड मेंबर होता है, दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर होता है। जो इलेक्टेड मेंबर होता है वही जो है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम में भाग लेते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार 1 नंबर नहीं होगा। 2 नंबर पे आते हैं, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य क्या है, सही है, ये इलेक्टेड मेंबर के बारे में बात कर रहा है। तो 2 नंबर के लोग भाग लेंगे। 3 नंबर क्या कह रहा है, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो यह भी सही है, संघ राज्य क्षेत्रों के अगर आप आएंगे तो एक तरीके से देखा जाए तो सभी यूनियन टेरिटरी में तो विधानसभा है नहीं। तो सभी यूनियन टेरिटरी में अगर विधानसभा नहीं है तो सिर्फ कहाँ पे है उस समय के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो दिल्ली और पौंडीचेरी। तो सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरी हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो अगर उस 2 के आधार पे आएंगे तो यह स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। लेकिन यह जो संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा है, यह सभी के लिए बात कर रहा है। तो सभी यूनियन टेरिटरी तो भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार यह भी क्या होगा। और 4 नंबर कह रहा है सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। तो सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल भी जो है भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 1 नंबर नहीं शामिल होगा, 4 नंबर शामिल नहीं होगा, लेकिन 2 और 3 क्या होंगे, शामिल होंगे। तो ऑप्शन कूट, सही कूट का पहचान करना है ए, 1 और 2। तो 1 और 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 नंबर शामिल नहीं हो रहे हैं, सभी मेंबर का बात किया जा रहा है। बी पे आएंगे 2 और 3 केवल। तो इस प्रकार अगर आएंगे तो 2 और 3 क्या होंगे, शामिल होंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। 2 और 3 केवल शामिल होंगे राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही होगा। 2 नंबर कह रहा है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यह गलत होगा। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के नहीं शामिल होते, केवल विधानसभा के लोअर हाउस के शामिल होते हैं इलेक्टेड मेंबर। तो 2 नंबर गलत हो गया, यह नहीं शामिल होगा। 3 नंबर सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर निर्वाचित सदस्य, यह क्या होगा, शामिल होगा, यह सही है। 4 नंबर दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार 1, 3 और 4 क्या होंगे, शामिल होंगे। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी 1, 3 एवं 4 क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, यह भी निर्वाचक गण से ही संबंधित है, इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आएंगे तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। सी नंबर राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। डी नंबर राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो यह कह रहा है कि कौन से इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम में शामिल नहीं होते। तो कौन से शामिल नहीं होते, राज्यों के विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी सही होगा। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में
पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। तो कब जो है राज्य का जो राज्य का मुख्यमंत्री होता, कब जो है राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्शन में वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। तो हमने बताया कि जो राज्य के विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वह इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम में भाग नहीं लेते। अगर राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद से या स्टेट के अपर हाउस से चुन के आया है तो वह राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर सकता। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बताया है, वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तो यही क्या होगा? सही होगा। अगर वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का या अपर हाउस का मेंबर है या विधान परिषद का मेंबर है तो वह राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग नहीं करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम में भाग नहीं लेगा, उसके पास लेने का अधिकार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कथन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, सही स्टेटमेंट है। कारण क्या कह रहा है? एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो यह जो है जो कारण बता रहा है यह पूरा तरीके से जो है कंप्लीट नहीं किया है। इसमें जो है पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर तो शामिल कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव के भी जो है इलेक्टेड मेंबर शामिल कर रहा है, पर यूटी को शामिल नहीं कर रहा है। तो अगर यूटी को शामिल नहीं कर रहा है तो कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कथन क्या होगा? सही होगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो है अगर इस प्रकार आएंगे तो इसमें यूटी को शामिल नहीं कर रहा है, तो यूटी को अगर शामिल नहीं कर रहा है तो इस प्रकार कारण क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम में आएंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के अंतर्गत जो है यूटी में दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर को भी शामिल किया जाता है और स्टेट के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो इस प्रकार कथन सही है, कारण क्या है? गलत है। इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 का आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में, सेम चीज़ है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने बात किया था कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार के लिए 50 मतदाता का प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए और 50 अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी सही होगा, 50 निर्वाचकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट में क्या करना है? आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। तो अगर आप आएंगे तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन बताया गया है उस क्वालिफिकेशन में केवल नागरिकता की बात की गई है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि वह जन्म से नागरिक हो। लेकिन अगर उसी समय आप क्लास लेक्चर के बारे में याद करेंगे तो हम लोगों ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन से डिस्कशन किया था, कंपैरिजन किया था कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए वहाँ का जो व्यक्ति है उसको जन्म लेना पड़ेगा, उसके पास जन्म से सिटीजनशिप होना चाहिए, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार यह ऑप्शन क्या है? गलत है। स्टेटमेंट 2, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, यह सही है। 3 नंबर, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो संसद का सदस्य नहीं, केवल लोकसभा का बात किया गया है।
तो केवल जो है अगर आप पार्लियामेंट में आएंगे तो लोअर हाउस का मेंबर होने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए या योग्यता रखना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, तो ए नंबर 1 सही है, बी 2 सही है, सी 1 और 2 सही है, डी 1 और 3 सही है। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 सही है, 1 और 3 क्या हैं, गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक सांसद का मतलब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अथवा विधानसभा का सदस्य, इसे एमएलए बोलते हैं, या विधायक राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन बी, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। डी, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। गलत है ये ऑप्शन। अगर आप आएंगे सी नंबर क्या कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के तुरंत बाद क्या करेगा, उसको अपने पद से क्या देना पड़ेगा, उसको अपना पद या सदस्यता छोड़नी होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर क्या कर लिया जाना चाहिए, भर लिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 57 में री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया है। या अगर आप आएंगे तो इसमें यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति एक व्यक्ति कई बार बन सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जबकि अमेरिका की व्यवस्था में जाएंगे तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, कोई एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल पूरा कर सकता है, 2 कार्यकाल से ज़्यादा पूरा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार अगर भारत में आएंगे तो भारत में यह बात री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 57 में बताया गया है। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर के देते हैं। तो वह जो है किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। और वाइस प्रेसिडेंट अपना किसको देगा, तो वह जो है राष्ट्रपति को देता है। दोनों वाइस वर्सा है। तो अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, तो प्रेसिडेंट को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है या उसे पद से हटाया जा सकता है। तो अगर आप लोग को याद होगा तो क्लास लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था आर्टिकल 61 के बारे में। तो आर्टिकल 61 के बारे में अगर आप आएंगे तो 61 में हम लोगों ने क्या देखा था, 61 में हम लोग इम्पीचमेंट के बारे में देखे थे। किसके बारे में, तो 61 में अगर आप आएंगे तो 61 में इम्पीचमेंट या जिसे बोलते हैं महाभियोग या राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस, रिमूव करने का क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग इम्पीचमेंट या महाभियोग के नाम से जानते हैं। महाभियोग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में चलाने के लिए सिर्फ एक आधार है। आधार कितना है, एक आधार है। वह आधार क्या है, आधार यह है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संविधान का वायलेशन किया जाता है या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का अतिक्रमण, संविधान के अतिक्रमण के संदर्भ में राष्ट्रपति के अगेंस्ट में क्या चलाया जाता है, इम्पीचमेंट या महाभियोग का प्रोसेस चलाया जाता है। यह इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है, तो इसको यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या किया गया है, बोरो किया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। और अगर इस प्रोसेस के बारे में आएंगे तो हम लोगों ने बात किया था कि
जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा तो 14 डेज 14 दिन पहले जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नोटिस दिया जाएगा, उसको इन्फॉर्म कराया जाएगा कि आपके अगेंस्ट में पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। अगर इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस में आएंगे तो यह प्रोसेस लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पहले स्टार्ट किया जा सकता है। जिस भी सदन में स्टार्ट करना होगा उसमें सबसे पहले 1/4 मेंबर का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। 1/4 मेंबर के हस्ताक्षर के बाद सिग्नेचर के बाद मान लेते हैं कि लोकसभा में पहले यह प्रक्रिया लाया जाएगा, तो लोकसभा में लाया जाएगा तो उसको 2/3 मेजॉरिटी से क्या कर दिया जाएगा, पास किया जाएगा। उसके बाद लोकसभा से पास होके कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा क्या करेगा, राज्यसभा इसके लिए एक कमेटी बनाएगा, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाएगा और इस बात का वह जांच करेगा कि क्या यह प्रोसेस जो चल रहा है यह प्रोसेस सही है या सही नहीं है। अगर सही है तो वह भी क्या करेगा, 2/3 बहुमत से या 2/3 मेजॉरिटी से क्या कर देगा, पास कर देगा और राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस सही नहीं है तो जो है क्या किया जाएगा, इम्पीचमेंट का प्रोसेस वहीं समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग आर्टिकल 61 के अंतर्गत देखे थे, कॉन्सेप्ट को समझे थे। तो अगर आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो ए नंबर बोल रहा है लोकसभा द्वारा, बी बोल रहा है राज्यसभा द्वारा, सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों ने क्या बात किया कि संसद के किसी भी सदन में इसकी शुरुआत की जा सकती है। सिर्फ कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि जिस भी सदन में स्टार्ट किया जाएगा उसके 1/4 मेंबर का सिग्नेचर होना जरूरी है। तो इसको किसी भी सदन में पहले स्टार्ट किया जा सकता है। तो अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया 14 दिन पूर्व सूचना क्या है, आवश्यक है। 14 दिन पहले नोटिस किसको देना होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नोटिस देना होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी सही होगा। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये देखिए महाभियोग कौन से आर्टिकल के अंतर्गत चलाया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग या इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। तो ये देखिए क्वेश्चन ये सभी पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ जो है इन इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिक वे में अपने माइंड में एडजस्ट करना है, जिससे एग्जाम में इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप इन इन्फॉर्मेशन का यूज करके क्वेश्चन को सही कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 तो हो गया। उसके बाद आ जाइए 34 का ऑप्शन डी सही होगा। आर्टिकल 61 35 का रहा है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015, 2014, 2015 लगातार पूछा गया। तो अगर आप आएंगे तो वही आर्टिकल 61 है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, तो उस पद का कार्यभार जो है वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। कौन संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या उपराष्ट्रपति। तो अगर आपको ख्याल होगा अभी हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक आगे करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का दो कार्य है इंपॉर्टेंट। एक कार्य यह है कि वह राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, अगर राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो वह राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। दूसरा कार्य उसका यह है कि वह जो है राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेगा। तो ये दो उसके क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क है, महत्वपूर्ण कार्य हैं जो उपराष्ट्रपति क्या करता है। तो अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। उसके अलावा हमने बताया कि राष्ट्रपति अगर देश में अवेलेबल नहीं है
तो उस समय प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन क्या करेगा, कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी सही होगा, उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, बहुत बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएस आरओ में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय खाली हो जाता है या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। तो अगर आप आएंगे तो अगर राष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा, राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। तो अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, प्रेसिडेंट के अलावा वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह भी अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जज होगा वो करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस क्वेश्चन नंबर 38 में आएंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। ऑप्शन ए दिया है, स्टेटमेंट 1 दिया है, वास्तविक और लोकप्रिय। तो वास्तविक और लोकप्रिय तो है नहीं, अगर आपको पता होगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पावर्स दो होते हैं, रियल और नॉमिनल। तो रियल पावर जो है प्रधानमंत्री के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है, शामिल है। तो इस प्रकार 1 नंबर सही नहीं होगा। 2 नंबर औपचारिक और विधिक। तो औपचारिक और विधिक जो है क्या है, यह शामिल है राष्ट्रपति में। 3 नंबर राजनीतिक और नाम मात्र, यह भी क्या है, शामिल है। संवैधानिक और नाम मात्र, तो अगर आप आएंगे तो 2 और 4 क्या है, शामिल हैं, औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी सही होगा, 2 और 4। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस एग्जाम 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन ए दिया है वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सबको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जबकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वाइस प्रेसिडेंट को जो है क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, उसको अपॉइंट राष्ट्रपति नहीं करता। तो इस प्रकार अगर आएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, कह रहा है। ए नंबर भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति तो करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसकी भी नियुक्ति करता है। एक राज्य का राज्यपाल, इसकी भी नियुक्ति करता है। डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो उपयुक्त सभी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पहला दिया है वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह सही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, तो संघ राज्य क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री होता है, यूनियन टेरिटरी का जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी सही होगा, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सी रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का,
देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति, तो अगर आप आएंगे ए सी डी, तीनों जो है राष्ट्रपति के क्या हैं, कार्य हैं। जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री को अपॉइंट जो है राष्ट्रपति नहीं करता, बल्कि कौन करता है, गवर्नर करता है, स्टेट ऑफ गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। तो अगर आप आएंगे तो यह बात जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। अगर फिर जो है उसी विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या है, बाध्य है। तो इस बात को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया है, जोड़ा गया है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो अगर आप संयुक्त संसद की बात करेंगे तो रोकने का बात करेंगे तो सदनों पर, तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह बात आर्टिकल 111 के अंतर्गत बताई गई है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वह अपने स्वीकृति को किसी बिल पर देने से क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। तो यह बात 45 का ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। 46 कर रहा है भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, वह था। तो अगर आप आएंगे तो हिंदू कोड बिल, बी पेप्सू विनियोग विधेयक, सी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो 46 का अगर आएंगे तो ऑप्शन सी डाक संशोधन बिल के संदर्भ में जो है पॉकेट वीटो का यूज किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा क्या किया गया, पॉकेट वीटो का यूज किया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कथन कारण से संबंधित है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। तो राष्ट्रपति संसद का भाग सही है। हम लोगों ने संसद का भाग 3 लोगों को देखा था, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर क्या बनता है, संसद बनता है। उसके बाद कारण कह रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, यह भी सही है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कथन और कारण दोनों सही है। कथन का कारण सही तरीके से व्याख्या करता है। तो इस प्रकार 48 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, नहीं। बी लोकसभा की अनुशंसा पर, नहीं। सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। तो यह जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और हम लोगों ने बात किया था कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता एवं सलाह पर क्या करेगा, कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। तो संवैधानिक विशेषाधिकार अगर आप आएंगे तो साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। तो मनी बिल या जो धन विधेयक है, धन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति अपने संवैधानिक विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता या उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया और आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, आपको ये अनुभव हुआ होगा कि ये सभी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, इन सभी क्वेश्चन से संबंधित बातें हम लोगों ने क्लास लेक्चर में डिस्कशन किया था।
वो सभी पॉइंट क्लास लेक्चर के अंतर्गत बताए गए हैं। और आपको इस बात से ये अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर प्रेसिडेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन परंपरागत होंगे तो परंपरागत क्वेश्चन इसी टॉपिक से क्या करेंगे, आपसे पूछे जाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग का क्लास आज यहीं तक। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, इससे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आपको नोट कराए जा रहे हैं उसको नोट करें और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।